अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफपीएससी के ट्रेन ग्रेजुएट टीचर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगस्त के लास्ट के अंदर जो है वो टीजीटी का जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह दो वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा, एक आज की जो वीडियो है और एक कल इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। दोनों वीडियोस के अंदर आपके पास मौजूद होंगे 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसके अलावा मैं आपको बता भी देता हूँ कि सिलेबस क्या होगा और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है। आपके पास अगर कोई सजेशन या फीडबैक है तो वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लें कि टीजीटी से मुराद क्या है। तो टीजीटी का मतलब होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। तो एफपीएससी की तरफ से ये पोस्टिंग होती है इन द स्कूल्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और आपने याद रखना कि ये 16 ग्रेड की जॉब है। अगर हम टीजीटी के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है, एमसीक्यूज होंगे आपके पास 100 एमसीक्यूज का ये एक टेस्ट होगा और इसके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट वन जो है वो इंग्लिश का होगा, उसके अंदर आपके पास मौजूद होंगे 20 क्वेश्चंस, और जो पार्ट टू है उसमें प्रोफेशनल टेस्ट होगा जिसमें आपके पास मौजूद होंगे 80 क्वेश्चंस। टीजीटी टेस्ट के सिलेबस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट वन में 20 एमसीक्यूज होंगे, तो वो एमसीक्यूज किससे रिलेटेड होंगे? वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। और अगर हम पार्ट टू की बात करें तो वो प्रोफेशनल टेस्ट होगा। ये जो प्रोफेशनल टेस्ट है इसमें से आपको आएंगे 80 एमसीक्यूज, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, किससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, वो आपके सामने शो हो रहा है। पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, educational measurement and evaluation, research techniques in education, educational system in पाकिस्तान, और एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी कि आपके ये जो सिलेबस है, ग्रामर, यूजर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इसमें से आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें से आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल कितने टेस्ट का हो गया मार्क्स? 100 मार्क्स का ये जो है आपका टेस्ट होगा टीजीटी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज, जो कि इस टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। ऐसा स्किल जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो ट्राई करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को बिल्ड करें, इसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओरिजिनेटिंग, करेक्टराइजिंग, एवेलुएटिंग या सिंथेसाइजिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है करेक्टराइजिंग। तो आपने याद रखना है, द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड एज करेक्टराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान वाज। आजादी के वक्त पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो क्या था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, 5%, 15%, 25% या 35%। तो इसका आंसर हमारे पास है 15%। तो आपने याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान वाज 15%। द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। एक टीचर का रोल जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर या फॉर्मल अथॉरिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है फैसिलिटेटर। तो आपने याद रखना है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर का जो रोल होता है वो होता है एज अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टर्म्ड एज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड। इनमें से आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने बताना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड्स जो हैं वो कौन से हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ बी एंड सी। यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग जो है देयर आर पार्ट एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड। तो ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड है, ये दोनों, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। इसमें से कौन सी चीज है जो कि फॉर्मल असेसमेंट नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट या क्विजेज। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एक जो है वो ऑब्जर्व करना होता है, वो कोई फॉर्मल असेसमेंट में नहीं आता, जबकि इंटरव्यू, प्रोजेक्ट और क्विजेस जो हैं ये आपके फॉर्मल असेसमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। क्या चीज जो है वो यूज करनी चाहिए ताकि जो माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टूडेंट्स का उसको कम किया जा सके? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, प्रेज, रिवार्ड, इग्नोरेंस या स्ट्रिक्टनेस। तो इसका आंसर हमारे पास है इग्नोरेंस। तो अगर तो टीचर्स को ये डिफिकल्टी आ रही है कि उनको थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टूडेंट्स का फेस करना पड़ रहा है, अगर तो वो माइनर है, तो उसके लिए जो
टीचर को फॉलो करना चाहिए कि इग्नोर करें उनको, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। सो if you want to decrease minor inappropriate behavior by the students, so you should ignore them. Next question हमारे पास है, the use of a physical punishment for class management is called, physical punishment का जो यूज है क्लास मैनेजमेंट के लिए उसको क्या कहा जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एक्सटेंशन टेक्निक, सेटिएशन टेक्निक, टाइम आउट टेक्निक या कार्पोरल पनिशमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्पोरल पनिशमेंट। तो जहां आ गया ना फिजिकल पनिशमेंट का नाम आ गया, तो इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो पनिशमेंट होगी क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कार्पोरल पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एक्सटेंशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टेक्निक वेयर टीचर्स एनी नेगेटिव बिहेवियर। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना कि एक्सटेंशन टेक्निक के अंदर जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट की है, एक ऐसी टेक्निक है जहां के टीचर्स क्या करते हैं, नेगेटिव बिहेवियर को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है इग्नोर। तो इग्नोर का वर्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स की बात होती है वो इग्नोर करना पड़ती है। तो एक्सटेंशन टेक्निक के मुताबिक ये जो एक्सटेंशन टेक्निक है ये क्लासरूम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। इसके अंदर जो है जो भी कोई स्टूडेंट्स का नेगेटिव बिहेवियर है तो टीचर्स को उनको क्या करना है, इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन असेसमेंट इज इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स। ऐसी असेसमेंट को हम क्या कहेंगे जिसमें जो है सेम रिजल्ट है सेम स्टूडेंट से। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल या अनरिलायबल। तो इसका आंसर हमारे पास है रिलायबल। तो ऐसी असेसमेंट को हम रिलायबल कहते हैं जबकि सेम रिजल्ट हमें मिले सेम स्टूडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज कॉल्ड। ऐसी असेसमेंट जो थ्रू आउट द कोर्स जो है वो कैरी की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपने याद रखने की ऐसी असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स नोन एज। एक स्कोरिंग गाइड होती है जो कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी को एवेलुएट करने के लिए यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रुब्रिक्स, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज या रेटिंग स्केल्स। तो इसका आंसर हमारे पास है रुब्रिक्स। तो रुब्रिक्स एक ऐसी स्कोरिंग गाइड है जो कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी को एवेलुएट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पांसेस एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। कौन सी चीज है जिसको हम यूज करेंगे ताकि हम करेक्ट रिस्पांसेस को और जो स्टूडेंट्स के एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम बढ़ा सकें? तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक वी हैव प्रेज, रिवार्ड, इग्नोरेंस या स्ट्रिक्टनेस। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रेज। उनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू increase the correct responses and appropriate behavior by the students, तो आपको उनको बहुत थोड़ा बहुत तारीफ करना पड़ेगा। if they are performing well in the class तो आप उसको encourage करें, उसको praise करें कि आपने ये अच्छा काम किया है या आपने ये अच्छी चीज बताई है। तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स का जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज है या उनका जो बिहेवियर है, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो स्टूडेंट्स का, वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ टॉपिक कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज रिकमेंड टू यूज। जब एक टॉपिक होता है उसके अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, कोऑपरेटिव मेथड या असाइनमेंट मेथड। तो इसका आंसर हमारे पास है लेक्चर मेथड। जब भी एक टॉपिक के अंदर ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन है तो हमें जो रिकमेंड चीज की जाती है उसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ अ। जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के मुताबिक टीचर का रोल जो है वो क्या होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉर्मल अथॉरिटी, डेलीगेटर, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर। तो इसका आंसर हमारे पास है फैसिलिटेटर। तो आपने याद रखना कि जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग के मुताबिक रोल ऑफ टीचर इज ऑफ अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसिडर्ड एज। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड जो है वो एक ही चीजें हैं, तो टीचर को इसमें क्या कंसिडर किया जाता है? तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, पार्टनर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर या फॉर्मल अथॉरिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है फॉर्मल अथॉरिटी। तो आपने याद रखना कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड के अंदर टीचर को एज अ फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के अंदर अब रोल ऑफ टीचर क्या है? तो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर या डेलीगेटर एंड फॉर्मल अथॉरिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। तो आपने याद रखना कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के अंदर जो रोल ऑफ टीचर है वो है फैसिलिटेटर और डेलीगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर एक्ट एज अ डेलीगेटर मींस द टीचर एक्ट एज एन टू द स्टूडेंट्स। अब कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड के अंदर टीचर जो एज अ डेलीगेटर भी काम कर रहे हैं, तो उस डेलीगेशन का मतलब क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, रिसोर्स,
पार्टनर, एवेल्युएटर या फोस्टर? तो इसका आंसर हमारे पास है रिसोर्स। तो आपने याद रखना है कि जो डेलीगेशन और फैसिलिटेशन की बात हो रही है इन द कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड, उसमें डेलीगेशन से मुराद रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसफर्स टीचिंग इज अ, फेमस फिलोसफर्स के मुताबिक टीचिंग क्या है? आर्ट है, आर्ट्स है, साइंस है या एक टेक्निक है? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्ट। तो टीचिंग जो है वो एक आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस लर्निंग बाय, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो लर्निंग जो है किससे एम्फसाइज होती है? रीडिंग से, राइटिंग से, डूइंग से या एंजॉयिंग से? तो इसका आंसर हमारे पास है डूइंग से। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग द टीचर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दैट इंक्लूड्स, एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो कि क्या चीज इंक्लूड करता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कमांड ओवर द सब्जेक्ट, द एबिलिटी टू कन्वे नॉलेज, द एबिलिटी टू अप्लाई आइडियाज फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू अनदर, ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग। तो टीचर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, तो इसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए कि कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, एबिलिटी होनी चाहिए कि नॉलेज को कन्वे कर सके, और एबिलिटी होनी सके कि वो आइडियाज को अप्लाई कर सके फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू अनदर। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज, ऐसे फिलोसफर का आपने नाम बताना है जिन्होंने पहली दफा लॉजिक को टॉट किया, पढ़ाया एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। वो कौन थे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स या एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर हमारे पास है अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल वो फिलोसफर थे जिन्होंने पहली दफा लॉजिक को पढ़ाया एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू द, प्रैक्टिकल लर्निंग का जो आइडिया है उसका क्या मतलब है कि एजुकेशन जो है वो कहां पे अप्लाई होनी चाहिए? शुड अप्लाई टू, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, प्रैक्टिस, सोसाइटी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या रियल वर्ल्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है रियल वर्ल्ड। सो द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। An aspect of pragmatism is experiential learning, which says education should come through, एक एक्सपेक्ट है प्रैग्मेटिज्म का एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर कि जिसका ये मतलब है कि एजुकेशन जो है वो कहां से आनी चाहिए? एक्सपीरियंस से आती है एजुकेशन, प्रैक्टिस से आती है, नॉलेज से आती है या ऑब्जर्वेशन से आती है? तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सपीरियंस। तो जो सही एजुकेशन है ना, अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो उसका ये मतलब है कि तजर्बे से जो एजुकेशन आती है ना, वो है एक एक्सपेक्ट है प्रैग्मेटिज्म का एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर, जो कि कहते हैं कि एजुकेशन शुड कम थ्रू एक्सपीरियंस। Which three main capacities Waldorf education system is aimed to cultivate in children? Waldorf education system एक सिस्टम है, उसके मुताबिक कौन सी थ्री मेन कैपेसिटीज हैं जो कि चिल्ड्रन के अंदर कल्टीवेट होनी चाहिए? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थिंकिंग, प्लानिंग, एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग, लिस्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये थ्री मेन कैपेसिटीज जो हैं वो होनी चाहिए चिल्ड्रंस के अंदर, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोज़ेयो एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड व्हिच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम, रोज़ेयो एडवोकेटेड जो है, रोज़ेयो ने एडवोकेट किया एक एजुकेशनल मेथड जो कि कंसिस्ट करता है कि रिमूव किया जाए चाइल्ड को कहां से? फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द बर्डन, फ्रॉम द पास्ट मेमोरी या फ्रॉम द सोसाइटी? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम द सोसाइटी। Who advocated removing children from their mother's care and raising them as wards of the state? किसने एडवोकेट किया कि चिल्ड्रन को रिमूव करो फ्रॉम देयर मदर्स केयर और उनको रेज किया एज अ वार्ड्स ऑफ द स्टेट? वो कौन थे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल या जॉन लॉक। तो इसका आंसर हमारे पास है प्लेटो। सो प्लेटो एडवोकेटेड रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स केयर एंड रेजिंग देम एज वार्ड्स ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल को स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए किस चीज के लिए? फॉर द प्रेजेंट लाइफ, फॉर द फ्यूचर लाइफ, फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप या फॉर द रिसर्च? तो इसका आंसर हमारे पास है फॉर द प्रेजेंट लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी सिस्टम, schools must prepare students for the present life. Teachers should present information to the students clearly and in an interesting way and relate this new information to think students. टीचर्स को चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें स्टूडेंट्स को क्लियरली और एक ऐसे दिलचस्प वे में कि वो रिलेट करें न्यू इन्फॉर्मेशन को टू द थिंग जो कि स्टूडेंट्स डोंट नो, ऑलरेडी नो, विलिंग टू नो, नॉट विलिंग टू नो। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑलरेडी नो। अगर तो स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है तो आपको फिर उसको क्लियरली और इंटरेस्टिंग वे में उसको बताना पड़ेगा।
द concept of teaching the whole child in philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good. तो जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन के मुताबिक, उसका क्या मतलब है कि टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स को टू क्या बनाती है, टू बी गुड लर्नर्स, टू बी गुड थिंकर्स, टू बी गुड साइंटिस्ट या टू बी गुड सिटीजन्स। तो इसका आंसर हमारे पास है सिटीजन, शहरी, अच्छे शहरी बनाती है। जो टीचिंग, जो एक तालीम है वो इंसान को एक अच्छा शहरी बनाती है। तो अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड सिटीजन्स। The use of technology to enhance learning process is called in education. टेक्नोलॉजी को यूज करना जिससे लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको आईटी कहते हैं? आईटी से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद ऑप्शन आपके पास दी गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर हमारे पास है आईसीटी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग प्रोसेस बढ़ाया जा सके, तो इसको हम कहते हैं, तो इस प्रोसेस को एजुकेशन में क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को एजुकेशन के अंदर कहते हैं आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट लर्निंग टू ऑफ बाय फॉर, तो इसका आंसर हमारे पास है फॉर। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। What act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process? तो क्या एक्ट है टीचर का एज अ फोस्टर अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस के अंदर? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर या फॉर्मल अथॉरिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है डेलीगेटर। सो ये एक्ट है टीचर का, इफ इज गोइंग टू फोस्टर सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस, तो टीचर मस्ट बी एक्ट एज अ डेलीगेटर। डेलीगेशन का मतलब आपको पहले बताते हैं एजुकेशन, तो इट मींस रिसोर्स। A process of looking at what is being assessed is called a process। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हम जिस चीज को देख रहे हैं उसको हम असेस भी कह रहे हैं, तो इसका क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, असेसमेंट, एवेल्युएशन, मेजरमेंट या रुब्रिक्स। तो इसका आंसर हमारे पास एवेल्युएशन। तो आपने याद रखना है प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड, तो हम इसको कहते हैं एवेल्युएशन। वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द असेसमेंट। जो एक असेसमेंट की वैलिडिटी है वो असेसमेंट की किस चीज के साथ रिलेट कर रही है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यूजफुलनेस, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी या रेलेवेंस। तो इसका आंसर हमारे पास है रेलेवेंस। सो वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द रेलेवेंस ऑफ एन असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द असेसमेंट। अब जो रिलायबिलिटी है वो किस चीज को जो है वो कर रही है? असेसमेंट को किस चीज के साथ रिलेट कर रही है असेसमेंट के? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यूजफुलनेस, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी या रेलेवेंस। तो इसका आंसर हमारे पास है कंसिस्टेंसी। तो जो रिलायबिलिटी है असेसमेंट की वो रिलेट करती है कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट। एन असेसमेंट यूज्ड टू डिटरमिन अ पर्सन एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड। एक असेसमेंट जो कि ये चीज डिटरमिन करती है, यानी कि पर्सन की एबिलिटी को डिटरमिन करती है किसी भी पर्टिकुलर जो है फील्ड ऑफ स्टडीज में, इसको क्या कहते हैं? इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, एवेल्युएशन कहते हैं या मेजरमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ऐसी असेसमेंट जो कि किसी पर्सन की एबिलिटी को डिटरमिन कर रही है किसी पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एन असेसमेंट वेयर द गोल इज टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज दैट ऑकर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। एक असेसमेंट जिसके अंदर ये गोल है कि हमने आइडेंटिफाई करना है उन मुश्किलात को जो कि पेश आई ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो उस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटेम्प्रेरी असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोसिस से ये वर्ड जो है, डायग्नोसिस आपको पता है कि अक्सर आप लोग जो है डॉक्टर्स पे जाते हैं तो वो आप लोगों को डायग्नोस करता है कि जो वो आपको मसला आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। तो इससे भी वही मुराद है कि असेसमेंट जहाँ के हमारा ये गोल है कि हमने उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि जो कि हमें मुश्किलात आ रही हैं हमें लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो इस असेसमेंट को हम क्या कहेंगे? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट at the end of the course to assign the students a course grade। एक ऐसी असेसमेंट जो कि at the end of the course पे की जाती है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड जो है वो असाइन किए जा सकें। तो ऐसी असेसमेंट को हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटेम्प्रेरी असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। सो समेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट को कहते हैं यानी कि आपने एग्जाम्स दिए, एंड के अपने कोर्स, अपना सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, अब जो आपकी असेसमेंट हो रही है तो उसको जिसमें आपको आपके ग्रेड्स असाइन होंगे, तो ऐसे असेसमेंट को हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इसमें से कौन सा है जो इनफॉर्मल असेसमेंट
नहीं है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, रुब्रिक्स, पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट जो है वो फॉर्मल असेसमेंट है, जबकि ऑब्जर्वेशन, रुब्रिक्स और पार्टिसिपेशन जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट्स है। एन असेसमेंट दैट इज कंडक्टेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, ऐसी असेसमेंट जो कि टीचिंग यानी कि टीचिंग स्टार्ट करने से पहले कैरिड आउट की जाती है स्टूडेंट से, उसको हम क्या कहते हैं, उस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, ऐसी असेसमेंट जो कि टीचिंग के स्टार्ट करने से पहले जो है वो की जाती है, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। हाउ मेनी लर्निंग डोमेन्स आर देयर इन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसके अंदर लर्निंग डोमेन्स कितनी है, 2, 3, 5 या 4। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो 3 डोमेन्स हैं इन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, अब आपने बताना कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो 3 डोमेन्स है वो कौन सी हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम सीधा आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ये तीनों डोमेन्स हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की। तो आपने दो बातें याद रखनी है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मुताबिक लर्निंग डोमेन्स जो हैं वो 3 हैं, और 3 डोमेन्स हैं कौन कौन सी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व, अब जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की वो क्या चीज इन्वॉल्व करती है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लर्निंग, नॉलेज, मैनर या पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉलेज। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी की वो नॉलेज को इन्वॉल्व करती है। अफेक्टिव डोमेन जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी की वो क्या चीज इन्वॉल्व करती है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, लर्निंग, नॉलेज, मैनर, पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है मैनर। ठीक है, जो कॉग्निटिव डोमेन थी वो नॉलेज को इन्वॉल्व करती है, और जो कि अफेक्टिव डोमेन है वो करती है इन्वॉल्व मैनर को। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो साइकोमेटर डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वो किस चीज को इन्वॉल्व करती है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लर्निंग, नॉलेज, मैनर, फिजिकल मूवमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो इधर से हमें पता चला कि जो ये 3 डोमेन्स थी हमारे पास, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो है वो इन्वॉल्व करती है नॉलेज को, अफेक्टिव इन्वॉल्व करती है मैनर को, और जो कि साइकोमोटर डोमेन है वो इन्वॉल्व करती है फिजिकल मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी इज, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर कॉग्निटिव डोमेन जो है उसका सिंपलेस्ट स्किल जो है वो क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग या सिंथेसाइजिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है रिमेंबरिंग। सो रिमेंबरिंग जो है ना वो सिंपलेस्ट स्किल है इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल, अब मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल की बात करें कॉग्निटिव डोमेन के अंदर तो वो कौन सा है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, करेक्टराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग या सिंथेसाइजिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है इवैल्यूएटिंग। तो इवैल्यूएटिंग जो है वो मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल है, और जो सबसे इजीएस्ट स्किल है वो है रिमेंबरिंग। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल इन द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ओवरऑल बात हो रही है कि इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल कौन सा है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, करेक्टराइजिंग, इवैल्यूएटिंग, सिंथेसाइजिंग या ओरिजिनेटिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है ओरिजिनेटिंग, यानी कि ओरिजिनेट कहां से होता है, इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल। ठीक है, अगर तो आपसे बात हो रही है कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो है वो मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल क्या है, तो वो है इवैल्यूएटिंग, और अगर ओवरऑल ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है तो सब मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल जो है वो है ओरिजिनेटिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किस चीज के साथ कंसर्न करती है, एजुकेशन के साथ, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के साथ, ह्यूमन लर्निंग के साथ या टीचिंग मेथड्स के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास है ह्यूमन लर्निंग के साथ। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज इज मेनली डेवलपमेंट अपॉन, जो सक्सेस होती है इन डेवलपिंग वैल्यूज के अंदर वो किस चीज के ऊपर मेनली डिपेंड करती है, फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर या टीचर के ऊपर। तो इसका आंसर हमारे पास है टीचर। तो जो सक्सेस है इन द डेवलपिंग वैल्यूज इज मेनली डिपेंड अपॉन द टीचर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने टीजीसी, एफपीएससी, टीजीटी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होने वाली है। एक और भी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, उसमें भी 50 एमसीक्यूज होंगे। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक है तो वो भी लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।